तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। गाइज, एनसीईआरटी रिव्यू की श्रृंखला में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। कक्षा 10 की भूगोल विषय की एनसीईआरटी को हम स्टार्ट कर चुके थे और पहले चैप्टर को हम पढ़ भी चुके थे। गाइज, एनसीईआरटी रिव्यू के आज के चैप्टर में हम बात करने वाले हैं वन और वन्यजीव संसाधन, जो है कक्षा 10 की भूगोल विषय की एनसीईआरटी का चैप्टर 2। तो आज के हम इस चैप्टर 2 को वन और वन्यजीव संसाधन को रिव्यू करना स्टार्ट करते हैं। गाइज, भारत में जैव विविधता के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाले देशों में से एक है। यहाँ पर दुनिया की जो सारी जैव उपजातियाँ हैं उनका करीब करीब 8%, जिसमें से जो लगभग 16 लाख प्रजातियाँ हैं वो भारत में पाई जाती हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से जो हमारा पश्चिमी घाट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दो समितियां हैं, एक कस्तूरी रंगन समिति है और दूसरी है गाडगिल समिति। दोनों की रिपोर्ट्स और सिफारिशों को आपको जानना जरूरी है, दोनों हमारे पश्चिमी घाट से रिलेटेड हैं। गाइज, कुछ अनुमानों में ऐसा कहा गया है कि भारत में 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा विद्यमान है। इनमें से कई सारी ऐसी उपजातियां हैं जो या तो नाजुक अवस्था में हैं या फिर लुप्त होने की कगार पर हैं। इनमें से जैसे चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू, मधुका इग्निसिस जो महुआ की एक किस्म होती है, जंगली किस्म होती है। इसके अलावा हुबर्डिया हेप्टोन्यूरोन जो घास की एक प्रजाति होती है। इस प्रकार के पौधे इसमें शामिल हैं। वास्तव में कोई भी ये नहीं बता सकता है कि अब तक कितनी भी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज अगर हम ध्यान से और बड़े दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर केंद्रित होने वाली चीज़ों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि छोटे प्राणी, कीट और पौधे भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो एक संयोजक के रूप में भूमिका निभाते हैं। गाइस, अभी हाल ही में आपने देखा होगा अखबारों में हमें मधुमक्खियों के महत्व के बारे में बहुत कुछ देखने को मिला। और जो हमारी सरसों की फसल है, वो सरसों की जो पूरी की पूरी फसल है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है मधुमक्खियों पर। यानी कि अगर मधुमक्खी जो है वो विलुप्त हो गई इस दुनिया से, तो उसके लुप्त होते ही फिर जो सरसों की महत्वपूर्ण एक प्रजाति है हमारे लिए, उस पर भी लुप्त होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये आपसी हमारा जो दोनों के बीच में एक रिलेशन है, ये हमारे लिए छोटे जीवों और पक्षियों में और कीड़ों में भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए भूमिका निभाता है। यूपीएससी खासतौर से लुप्त होती प्रजातियों से क्वेश्चन पूछता है। आगे मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ है। गाइस, जैसे ही लुप्त प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, वैसे ही वनस्पतियों में वन भाई धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। भारत में जिस पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है वह एक विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। इसमें सघन वन है 12.2%, खुला वन है 9.14% और मैंग्रोव वन है 0.14%। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2015 है, इसके हिसाब से वर्ष 2013 में सघन वन क्षेत्रों में 3,775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन वन क्षेत्र में यह वृद्धि वनों को संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी और वृक्षारोपण से हमें यह देखने को मिल रही है। तो गाइज, जो 2015 की वन स्थिति रिपोर्ट है वो हमें बताती है कि 2013 के बाद से सघन वनों में हमें थोड़ी सी वृद्धि जरूर दिखाई देती है। 3,775 किलोमीटर का जो वर्ग किलोमीटर का एरिया है, वहां पर वनों में वृद्धि हुई है। गाइज, वन स्थिति रिपोर्ट पे आपको नजर हमेशा बना के रखनी है। हर बार वन स्थिति रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्यतः प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जैसे कि कौन से राज्य में वन प्रतिशत सबसे ज्यादा है, कौन से राज्य में वनावरण सबसे ज्यादा है, कौन से संघ शासित प्रदेश में वनावरण सबसे ज्यादा है, कुल क्षेत्रफल के निवल क्षेत्रफल के हिसाब से कहां पर वनों की। गाइज, जब मैं आपको बताता हूं अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ यानी कि जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इसके हिसाब से जो वन है, पौधे हैं, प्राणियां हैं, प्रजातियां हैं, इनको निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले बात आती है सामान्य जातियों की। सामान्य जातियों के अंतर्गत वे जातियां आती हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे कि पशु हैं, साल है, चीड़ है, कृंतक यानी कि जो रोडेंट्स हैं ये हैं। संकटग्रस्त जातियां किन्हें कहते हैं? ये वे जातियां होती हैं जिनके लुप्त होने का खतरा होता है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो इनका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई यानी कि मणिपुरी हिरण इत्यादि प्रकार की जो जातियां हैं, ये उदाहरण है संकटग्रस्त जातियों का। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे सुभेद्य जातियां यानी कि वनरेबल जातियां, ये वे जातियां होती हैं जिनकी संख्या लगातार निरंतर रूप से घटती चली जा रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों को नहीं बदला जाता है और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। इन्हें बोलते हैं सुभेद्य जातियां, जैसे कि नीली भेड़ है, एशियाई हाथी है, गंगा नदी की डॉल्फिन है, इस तरीके। यानी कि इनको महत्वपूर्ण रूप से संरक्षण की आवश्यकता है।
बात आती है दुर्लभ जातियों की, तो इन जातियों की संख्या जो है वो बहुत कम सुभेद्य है और इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां जो है वो परिवर्तित नहीं होती हैं, तो ये संकट ग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकते हैं। ये हो जाती हैं दुर्लभ प्रजातियां। स्थानिक जातियों की बात करेंगे तो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, जैसे अंडमानी टील है, निकोबारी कबूतर है, अंडमानी जंगली सुअर है, अरुणाचल के मिथुन है, इन जातियों के उदाहरण ये होते हैं स्थानिक जातियां। लुप्त जातियों में अगर आप बात करेंगे तो ये वे जातियां होती हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई। मतलब जो लुप्त जातियों का मतलब ये है कि जहां पर जो प्रजातियां रहती थी लेकिन जब उनकी वहां पर खोज की गई तो वो अनुपस्थित पाई गई। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या फिर पूरी पृथ्वी से ही विलुप्त हो गई हैं। ऐसी प्रजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख इत्यादि हैं। तो गाइज ये हो गई बात IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का जो क्लासिफिकेशन है जातियों के संदर्भ में। इसके बाद में मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि भारत में जो वन सर्वेक्षण 1951 रहा है और इसके बाद में जो 1980 रहा है, इसके बीच में करीब करीब 26,200 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो वन क्षेत्र से कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। गाइज किसी भी वन क्षेत्र को कृषि भूमि में परिवर्तित करने का सीधा मतलब यह होता है कि वहां के पेड़ों और प्राकृतिक वनस्पतियों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसके अलावा गाइज अधिकतर जनजाति क्षेत्रों में जो ट्राइबल्स के एरिया हैं वहां पर स्पेशली हमें दिखाई पड़ता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है जो हमारा पूर्वोत्तर है, इसके अलावा जो हमारा मिडिल इंडिया है, मध्य भारत है, यहाँ पर क्या होता है स्थानांतरित कृषि जिसको हम लोग झूम की खेती कहते हैं या इसको स्लैश एंड बर्न खेती कहते हैं, इसके चलते वनों की कटाई या फिर निम्नीकरण हुआ है। भारत में बड़ी जो विकास परियोजनाएं हैं इन्होंने भी वनों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। स्पेशली 1952 में जो नदी घाटी परियोजनाओं के कारण करीब करीब 5,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का जो वन क्षेत्र था इसको साफ करना पड़ा और ये पूरी तरीके से कम हो गया। इसके बाद में ये जो प्रोसेस है ये अभी भी बहुत ज़्यादा कंटिन्यू है। खासतौर से MP में अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 4 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा जो वन है वो नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण होने से क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे और इस तरीके से पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। वनों की बर्बादी ने क्या है कि इसमें खनन ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व है, एक है बुक्सा, दूसरा है सुंदरवन। यहाँ पर डोलोमाइट का खनन होता है जिसके कारण यहाँ का भी जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है और इसने कई प्रजातियों में प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियों में भारतीय हाथी भी शामिल हैं और इनके आवागमन को भी बाधित किया है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि जो हमारे पर्यावरण और जलवायु मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने कहा है कि हम इसरो के साथ मिल करके एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाएंगे। ये करंट की बात है जिसमें उन्होंने बोला है कि इसके बाद में क्या होगा कि जो हाथियों की मौत हो रही है दुर्घटनाओं के कारण उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। गाइज इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ हिमालय यव कैसे संकट में आ गया। गाइज हिमालय यव जो चीड़ प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष होता है, ये एक औषधीय पौधा है। ये हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ों की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से जो टकोसोल है यानी कि जो टेक्सोल है, इसका रसायन निकाला जाता है। इसका कैंसर के रोगों में उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से वनस्पति जाति को ही खतरा पैदा हो गया। पिछले 1 दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यव के करीब करीब थाउजेंड्स ऑफ जो ट्रीज हैं वो क्या हो गए, सूख गए हैं। तो ये है हमारा औषधि जो का उपभोग है, उसके कारण से तमाम सारी चीज़ें हैं। जैसे कि भारत में आधे से ज़्यादा जो प्राकृतिक वन है वो करीब करीब खत्म हो चुके हैं। 1/3 से ज़्यादा जो जलमग्न भूमि है यानी कि जो वेटलैंड्स हैं वो सूख गए हैं। 70% जो एरिया है हमारा धरती का वो जल क्षेत्र क्या है, उसका वाटर जो है, वाटर बॉडीज है वो क्या हो गई हैं, इन्फेक्ट हो गई, प्रदूषित हो गई हैं। 40% से ज़्यादा मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है। जंगली जानवरों के शिकार, व्यापार, वाणिज्यिक दृष्टि से कीमती पौधों की पेड़ों की कटाई के कारण हजारों वनस्पतियां और वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। तो गाइस जो हमारा मानव उपभोग है ये इस प्रकार का है, इतना दूषित प्रकार का है और इतना अनियमित है कि इसके बाद से जो हमने अपने खुद के अस्तित्व के लिए संकट पैदा कर दिया गया है, पैदा कर लिया है हमने। अभी आज के अखबार में मैं कहीं पर पढ़ रहा था, किसी अखबार में एक लेख छपा हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि 2040 से 2050 के बीच में मानव का जो सबसे बड़ा एनिमी होगा वो नेचर होगा। तो जो अभी तक हम प्रकृति के साथ में व्यवहार कर रहे हैं, आने वाले 20 सालों बाद में प्रकृति हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करने वाला है और प्रकृति ऐसा व्यवहार करने वाली है। इसके बाद में क्या होगा, ज़्यादातर जो आपदाएं होंगी वो प्रकृति जनित होंगी, चाहे वो सूखा हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो भूस्खलन हो, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो ज्वालामुखियों का फटना हो। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल सकती हैं। गाइज 1960 से 1970 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। इसी के बाद में भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम 1972 को क्या किया गया, लागू किया गया। इसमें वन्यजीवों के आवास के रक्षण के अनेक प्रावधान किए गए। इसमें सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इसके बाद क्या हुआ कि इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया।
वन्य जीव आवासीय कानून, रक्षण, जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाया गया। इन पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया 1972 में, जब भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम लागू हुआ। इसके बाद में प्राणियों को रक्षण करना था, जैसे कि इसमें हमने बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ जो स्वच्छ जल में, लवणीय जल में, और घड़ियालों को, इसके अलावा एशियाई शेरों को और अन्य प्राणियों को शामिल किया। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे, भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडवाना, हिम तेंदुआ इत्यादि के शिकार व्यापार पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध और आंशिक प्रतिबंध लगा करके इन्हें कानूनी रक्षण दिया गया। अभी हाल ही में हमने विश्व बाघ दिवस मनाया। गाइस, वन्यजीव संरचना में बाघ, टाइगर जो है एक महत्वपूर्ण जाति है। 1973 में क्या किया गया, आधिकारिक रूप से देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या जो थी वो अनुमानित 55,000 से घट करके क्या हो गई थी, वो आ गई थी मात्र 1,827। बाघों को मार करके उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, जनसंख्या में वृद्धि जो थी लोगों की, ये बाघों की घटती हुई संख्या का बहुत मेन रीजन थी। बाघों की खाल का व्यापार होता था, उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग होता था, और इसी कारण से ये जो जाति हुई, ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। अब चूंकि भारत, नेपाल और दुनिया के 2/3 भागों का आवास उपलब्ध कराते हैं, ऐसे में ये देसी शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर रहते हैं। तो गाइज, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व को एक बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से ये एक है। इसकी शुरुआत 1973 में कैलाश सांखला जी के नेतृत्व में की गई, और फिर बाघों को बचाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया। इसके बाद में उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, राजस्थान में सरिस्का, रणथंभ और मुकुंदरा हिल्स, इसके अलावा आसाम में जो हमारा मानस है, नामेरी है, ओरांग है, केरल में पेरियार है, परम्बिकुलम है, ये जो तमाम सारी बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं ये शुरू की गई। इसके बाद में गाइज, वन्य जीव अधिनियम 1980-1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों, ड्रैगन फ्लाई जो था, इनको भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। 1991 में पौधों की भी 6 जातियों को इस सूची में रखा गया। तो गाइज, ये 1991 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया था, पहली बार जो पौधे थे इनकी भी 6 जातियों को हमने शामिल कर लिया था। अब गाइज, मैं आपको बता देता हूँ वनों के प्रकार कितने होते हैं। पहले होते हैं आरक्षित वन। इसमें क्या होता है कि जो कंट्री के करीब करीब मोर देन हाफ जो वन क्षेत्र है वो आरक्षित घोषित कर दिए गए। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। दिस फैक्ट इज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आएगा कि किन वनों को सबसे ज्यादा मूल्यवान माना जाता है, तो वो है हमारे आरक्षित वन। रक्षित वन क्या होते हैं, वन विभाग के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा जो है वो रक्षित है। इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। इसके बाद में बात आता है अवर्गीकृत वन। ये क्या होते हैं, ये सभी प्रकार के जो वन हैं, जो बंजर भूमि है, सरकार है, व्यक्तियों, समुदाय स्वामित्व वाले हैं, ये अवर्गीकृत वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश में गाइज स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का करीब करीब मोर देन 75% है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, यहाँ पर भी वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित है। जबकि बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, ओडिशा हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात यहाँ पर भी पाया जाता है। और पूर्वोत्तर के राज्यों में खासतौर से जो हमारा अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर, और इसके अलावा गुजरात में अधिकतर जो वन क्षेत्र है ये अवर्गीकृत हैं और स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में हैं। इसके बाद में अगर हम देखेंगे वनों से जुड़ी हुई कुछ अन्य चीज़ों के बारे में, गाइस, तो भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम है। इसने छरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका को, महत्व को उजागर किया। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन छरित वनों के बचाव के लिए कार्य करते हैं। इनमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से काम करते हैं। इसके बदले में ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदार होते हैं, तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। तो गाइस, ये एक तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है हमारी संयुक्त वन प्रबंधन में। यहाँ पर क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र और वन विभाग मिल करके साथ में वनों के संरक्षण का काम करते हैं। तो गाइज, वनों का महत्व, पर्यावरण परिवर्तन, जो हमारा जलवायु परिवर्तन है, इसके अलावा जो लुप्त होती प्रजातियां हैं, ये 3 क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से हमको जानने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन गाइज हमारा ये बनेगा जहां से हमको ये बताना होगा कि जो जलवायु परिवर्तन है और जीवों की जो लुप्त होती प्रजातियां हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या है। इसके अलावा जो वन प्रबंधन है हमारे देश में, इसके अलावा जीवों का संरक्षण, वन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये बन सकता है। तो पेंस के लिए इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और एक भूमिका हमारे मस्तिष्क में तैयार
तैयार होती है, जलवायु परिवर्तन से लेकर के जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में, और साथ ही साथ जो हमारा जीवों की लुप्त होती प्रजातियां और वनों का जो वर्गीकरण है उस बारे में। तो इस लिहाज से हमारा कक्षा 10 की भूगोल की एनसीईआरटी का जो दूसरा चैप्टर था वो इंपॉर्टेंट था, तो इसका रिव्यू हमने कर लिया है। जल्दी हम इससे जुड़े हुए प्रश्नों का लाइव क्लास में अभ्यास करेंगे, तो आप लोग इस चैप्टर को देख करके अच्छे से तैयार कर लें। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पढ़ाने के बाद में इस चैप्टर को एक बार आप खुद से ज़रूर पढ़ें, और इसके बाद में इसके नोट्स को ज़रूर बना लें। तो नोट्स बना लेंगे, खुद से पढ़ लेंगे, तो आपको ये मेरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच।